नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मद्देनजर पंचायत चुनाव की मतगणना रोकने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की मतगणना कराने की इजाजत दे दी है, लेकिन जीत के बाद जश्न पर रोक भी लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हमने राज्य चुनाव आयोग की ओर से रखी गई बातों को नोट किया है। हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने की जरूरत नहीं समझते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो प्रोटोकॉल हमारे सामने रखा गया उसका पूरी तरह से पालन हो, मतगणना केंद्र के बाहर सख्त कर्फ्यू हो और विजय रैली ना निकाली जाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश राय ने कहा कि 800 मतगणना केंद्र है, अगर हम मतगणना की अनुमति देते हैं तो क्या हमें हर एक केंद्र के लिए किसी एक अधिकारी का नाम बताया जा सकता है जो प्रोटोकॉल पालन के लिए जवाबदेह होगा। अधिकारी ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर का होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 18 से 44 साल वाले लोगों का वैक्सीनेशन अब शुरू हो चुका है। शुरुआती दौर में वैक्सीनेशन सिर्फ 7 जिलों में किया जा रहा है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हॉस्पिटल पहुंचकर वैक्सीनेशन का जायजा लेने के लिए पहुंचे। टीकाकरण की शुरुआत के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवंती वाई वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे और यहां 18+ के लिए शुरू किए गए वैक्सीनेशन अभियान का जायजा लिया गया। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनके अनुकंपा से वैश्विक महामारी कोरोना को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से 18+ कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आज प्रारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश में 45+ के लिए 2500 केंद्र आज वैक्सीनेशन के इस तीसरे चरण में प्रारंभ हुए हैं, जहां वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक प्रारंभ हो चुका है। और प्रदेश में हम लोगों ने आज से 18+ से जुड़े हुए लोगों के वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को भी प्रारंभ कर दिया है। पहले चरण में हम लोग, जो कि नया सॉफ्टवेयर इसके लिए बनाया गया है और नए सॉफ्टवेयर के लिए उसके ट्रायल के साथ ही 18+ के जिन यूथ को आज वैक्सीन देना है, उसमें हम लोगों ने उन 7 जनपदों को लिया है जहां पे पॉजिटिविटी रेट और एक्टिव केस सर्वाधिक हैं। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, कानपुर और मेरठ, इन 7 जनपदों में आज हम लोग 85 केंद्र 18+ के लिए अलग से बनाए हुए हैं। अगले 5 दिन तक इन 7 केंद्रों में हम लोग वैक्सीनेशन का करेंगे। इन 7 जो हैं जनपदों में 85 सेंटर पर 18+ से जुड़े हुए लोगों को भी हम वैक्सीन देंगे। इसके बाद प्रत्येक जनपद में 45+ को भी और 18+ को भी, 18 से 44 के बीच के सभी नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन देने की व्यवस्था राज्य सरकार ने बनाई है। और 45 वर्ष से ऊपर वालों को, सभी नागरिकों को भारत सरकार मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। तो यह सभी केंद्र हम लोग राज्य के अंदर प्रारंभ करेंगे। आज 45+ से ऊपर वालों के लिए 2500 केंद्रों में वैक्सीनेशन के तीसरे चरण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और 18+ के लिए हम लोगों ने आज 7 जनपदों के 85 केंद्रों में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। ये सभी वैक्सीनेशन के कार्यक्रम निःशुल्क हैं और प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के वैक्सीन उपलब्ध कराया जा रहा है। ये कोरोना से बचाव के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार है। मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से कि केंद्र और प्रदेश सरकार
हर संभव प्रयास कर रही है। ये महामारी है और महामारी में बचाव ही सर्वोत्तम उपाय हो सकता है। अनावश्यक रूप से कोई घर के बाहर न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए जो 5 ऐसे ग्रुप हैं, 60 साल से ऊपर, 10 वर्ष से छोटी उम्र के, गर्भवती महिलाएं, कम इम्यूनिटी के लोग या एक या एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित लोग, वे तो कतई घर के बाहर न निकलें। घर के अंदर भी वे मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। सभी व्यापारियों से या जितने भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनसे भी बराबर ये कहा जा रहा है, उनको उपलब्ध भी कराया गया है, वे मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। सैनिटाइज़र अपने साथ में रखें। निगरानी समितियों को भी हम लोगों ने ग्राम पंचायतों में, मोहल्लों में भी इस सभी प्रकार के मामलों में निगरानी रखने के लिए बराबर जनपद के इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर में संवाद बना करके समय समय पे जानकारी देने के लिए एक व्यवस्था बनाई हुई है। टेस्टिंग की संख्या, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को बढ़ाने और उसके बाद 100% टेस्टिंग की तरफ जा रहे हैं। इस समय प्रदेश में हम लोग प्रतिदिन 2.25 लाख से ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये महामारी है, संसाधन इसमें सीमित पड़ रहे हैं। धैर्य के साथ बचाव करते हुए वैक्सीन के लिए जिन लोगों को केंद्रों में बुलाया जाए, मेरी अपील होगी वे लोग ही केंद्र में आएंगे। दूसरा, हम लोगों ने इस बारे में व्यवस्था की है कि जीरो वेस्टेज हो। वेस्टेज के उसको हम न्यूनतम स्तर पर लाने में सफल हुए हैं, लेकिन जीरो वेस्टेज के साथ इसमें वेटिंग एरिया कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, ऑब्जर्वेशन एरिया, वैक्सीन लगने के बाद प्रत्येक व्यक्ति के लिए इस प्रकार का स्पेस दिया जा रहा है। और हमारा प्रयास है कि हर व्यक्ति को हम वैक्सीन दे सकें। लेकिन हमें कोरोना के इस संक्रमण को भी रोकना है, इसकी चेन को हर स्तर पर ब्रेक करना है। इसमें जनता का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। केंद्र और प्रदेश सरकार अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रही है और मेरी अपील होगी सबसे कि जो लोग वैक्सीन ले भी लिए हैं, दोनों डोज ले रहे हैं, ये बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। अगर उनमें कहीं इन्फेक्शन आया भी तो माइल्ड रहा है, उन्होंने रिकवरी जल्दी कर दी है। देश में वैक्सीन के लिए हर तरफ लोगों को जागरूक करने का सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अभी तक 45 साल की आयु के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लग रही थी। अब सरकार ने 18 साल से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन लगवाने का काम शुरू कर दिया है, जिसका शुभारंभ प्रयागराज में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में बने वैक्सीन टीकाकरण केंद्र पर किया। साथ ही आइसोलेशन वार्ड का शुभारंभ भी यहां पर किया गया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि आज से आरंभ होने वाले इस वैक्सीन टीकाकरण अभियान में जो भी 18 साल की ऊपर आयु वाले हैं, उन सभी को आकर वैक्सीन लगवाना चाहिए, जिससे कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही जंग पर जीत हासिल की जा सके। देश के अंदर 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का भी वैक्सीनीकरण हो जाए, वैक्सीन लग जाए, उस अभियान का प्रारंभ हुआ है। और उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में आज यह कार्य प्रारंभ हुआ है। इसमें प्रयागराज में मैं भी इसकी शुरुआत के लिए आया हुआ हूँ और मैं आशा करता हूँ कि इतने महासंकट से वैक्सीन के लग जाने के बाद लोग सुरक्षित होंगे। और सबसे अपील करता हूँ कि जो भी कोरोना के संक्रमण से बचाव के प्रोटोकॉल बताए गए हैं, उसका सभी लोग कृपापूर्वक पालन करें। कानपुर में युवाओं के कोविड वैक्सीनेशन के लिए कार्यक्रम का आयोजन हो चुका है। कार्यक्रम का शुभारंभ औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने उर्सला अस्पताल के कोविड सेंटर में फीता काटकर किया है।
इस अवसर पर मंत्री सतीश महाना ने कहा कि 18 साल से 44 साल के युवाओं को प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि टीका लगवाने के लिए नौजवानों में काफी उत्साह देखने को मिला है। देखिए, 18 साल से 45 साल के नौजवानों के लिए आज प्रधानमंत्री के आह्वान के ऊपर 1 मई से वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ हुआ था। कानपुर में उर्सला अस्पताल में इसको प्रारंभ किया है। नौजवानों में उत्साह है लगवाने के लिए, और वैक्सीन ही एक सुरक्षा कवच के रूप में आज हम सब लोगों के सामने है। वैक्सीन के साथ ही हम सब लोगों को जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया प्रोटोकॉल, उसको भी पालन करना है। अपने आप के लिए मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी बनानी है। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उन सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करना आवश्यक है। तो मुझे विश्वास है कि नौजवानों का ये संदेश जो वैक्सीन का है वो और लोगों को उसका कब तक लगेगी वैक्सीन? अब ये वैक्सीन जब तक सब लोगों का पूरा नहीं होता तब तक अनवरत लगती रहेगी। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर एसीएस सूचना नवनीत सहगल ने कहा कि पूरे प्रदेश में सेक्टर प्रभारी की पॉलिसी लागू कर दी गई है। पूरे शहर को सेक्टरों में डिवाइड करके सेक्टर अधिकारी की नियुक्ति की गई है। सेक्टर अधिकारी ये सुनिश्चित करे कि ऐसे मरीज जो घर में आइसोलेशन में हैं, उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी बिल्कुल न होने पाए। प्रशासन को भी निर्देशित किया गया है कि इस प्रकार की व्यवस्था करें कि ऐसे जो मरीज जिनको घर पे रहने के लिए एक सिलेंडर की आवश्यकता है, उन्हें वो सिलेंडर उपलब्ध कराने में कोई कठिनाई ना आए। इसी के साथ साथ जैसे पूरे प्रदेश में सेक्टर प्रभारी की एक पॉलिसी लागू की गई है कि पूरे शहर को सेक्टरों में डिवाइड करके और सेक्टर अधिकारी और पुलिस अधिकारी के साथ साथ उनकी नियुक्ति की गई है। वो अपने अपने क्षेत्रों में अस्पतालों का निरीक्षण करते रहें, अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण करते रहें। किसी भी हालत में कोई भी व्यक्ति जिसको मदद की आवश्यकता है, उसको तुरंत मदद सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाए। अस्पताल ले जाने की आवश्यकता है तो अस्पताल ले जाया जाए। कहीं और किसी प्रकार की सुविधा की आवश्यकता है तो उसे सुविधा उपलब्ध कराई जाए। किसी को भी ऐसे सड़क पे न छोड़ा जाए, उन्हें हर तरह की मदद सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ साथ ये सेक्टर अधिकारी ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जो उनके क्षेत्र में अस्पताल हैं, उन अस्पताल के जो चिकित्सा अधीक्षक हैं या इंचार्ज हैं, या जैसे भी उन अस्पतालों ने किसी व्यक्ति को एक नोडल बनाया हुआ हो, जो कि पेशेंट्स के, जो कि मरीजों के परिजनों को प्रतिदिन उनके बारे में अवगत कराए, उनके हालचाल के बारे में अवगत कराए, उनकी तबीयत के बारे में जानकारी दे, और जो इलाज किया जा रहा है उसके बारे में उनको अवगत कराए। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये नए निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं कि निगरानी समितियों के माध्यम से जो ऑलरेडी चिन्हीकरण हो रहा है, गांव-गांव में भ्रमण हो रहा है, गांव-गांव में चिन्हीकरण हो रहा है, सर्वेलेंस गतिविधि चल रही है, उसमें यदि सिम्टम भी पाए जाते हैं तो उसका एंटीजन टेस्ट तुरंत किया जाए। और मान लीजिए एंटीजन टेस्ट की सुविधा उपलब्ध भी नहीं है परंतु लक्षण है, तो उन्हें निःशुल्क मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाए, ताकि सरकार की तरफ से इलाज के लिए सभी दवाइयां निःशुल्क उन्हें मुहैया कराई जाएं और वो उसका अपना घर पर रहकर उनका इलाज करें। और जो एएनएम है, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती है, जो उस निगरानी समिति के सदस्य हैं उस गांव में, उनको पहले से ही ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर दिया गया है। वो ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर से ऐसे व्यक्तियों की, ऐसे लोगों की निरंतर उनकी मॉनिटरिंग करते रहें, और अगर आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें नजदीकी अस्पताल में दाखिल कराएं। लगभग हर जिले में 2-2 सीएचसी पर 20-20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराकर ऑक्सीजन वाले बेड की व्यवस्था कराई जा रही है। इस वजह से ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल किट भी मिले, और यदि मेडिकल किट के उनकी मॉनिटरिंग के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें अस्पताल ले जाने की आवश्यकता है तो ऑक्सीजन वाला बेड भी उन्हें उपलब्ध कराया जा सके। इसके साथ साथ ये भी अवगत कराना है कि कोरोना के बावजूद प्रदेश सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कल जनगणना किसानों के साथ वार्ता की गई थी, और पिछले वर्ष तक का 100% भुगतान गन्ना मूल्य का कर दिया गया, जो कि 1,33,000 करोड़ से अधिक है। और वर्तमान वर्ष का भी जो गन्ना मूल्य है उसका 60% से अधिक भुगतान किया जा चुका है। प्रदेश सरकार गन्ना किसानों और अन्य पूरे सभी किसानों के लिए कार्यरत है। वर्तमान में गेहूं खरीद का काम चल रहा है। गेहूं खरीद बड़ी एग्रेसिवली की जा रही है। पिछले साल इसी समय के मुकाबले जितना गेहूं खरीदा गया था उससे लगभग दुगना गेहूं, 12,30,000 मीट्रिक टन या 130 लाख क्विंटल
जो है वो गेहूं खरीदा जा चुका है 1975 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से, और लगभग 6000 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। लगातार अनुश्रवण हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है सभी जिलाधिकारियों को कि वह क्रय केंद्रों का लगातार अनुश्रवण करते रहें, ये सुनिश्चित कराएं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए गेहूं क्रय की प्रक्रिया तेज की जाए। ये भी अवगत कराना है कि पहली बार 150 केंद्र किसान उत्पादक संघों द्वारा चलाए जा रहे हैं, एफपीओ द्वारा चलाए जा रहे हैं। पहली दफा ऐसा है कि किसानों का गेहूं किसानों के माध्यम से खरीद के सरकार को उपलब्ध कराया जा रहा है। ये सारी प्रक्रियाएं प्रदेश सरकार किसानों के हित में लगातार कर रही है। पुनः एक बार यही आपको सबसे अनुरोध करना है, सावधानी बरतें, मास्क का निरंतर उपयोग करें, भीड़ भाड़ से बचें और हाथ धोते रहें। और साथ साथ जो भी एलिजिबल हैं, जो जिन्हें टीकाकरण होना है, 45 साल से अधिक वाले भी, आप 18 साल से अधिक वाले भी अपना अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। और 45 साल से अधिक वालों के लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, वो कभी भी किसी केंद्र पर जाकर टीकाकरण करा सकते हैं। 18 वर्ष से ऊपर वालों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराकर बुलाए जाने पर ही जाना है। तो इसका अनुपालन करें। प्रदेश सरकार की जो कोरोना के खिलाफ जो जंग है, लड़ाई है, उसमें सब लोग भागीदार रहें और सब मिलकर इस कोरोना की लड़ाई को जीतेंगे। सीतापुर में वोट न देने से नाराज प्रधान ने घर में घुसकर पूरे परिवार को बेरहमी से पीट डाला है। पीड़ित परिवार की माने तो प्रधान जबरन और वोट डलवाने का दबाव बना रहा था। वोट न देने पर पीड़ित परिवार को घर में ही घुसकर बेरहमी से पीटा गया और घर में जमकर तोड़फोड़ भी की गई। पीड़ितों ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंची है। हालांकि पुलिस से सुरक्षा की गुहार भी यहां पर लगाई गई है। हम बाबूजी छत पर सो रहे हैं और ये आए पूरी गंग लेकर, पहले हमारी भैंस को बहुत मारा, मार पीट के फिर हमारी टीन को खूब पटका, ऊपर निकल जिंदे सालन पे आगे लगा देंगे, बढ़ जाए पेट्रोल छिड़क दे। कौन लोग? ये प्रधान पुराने वाले कमल सिंह और वो सोनू रहा। सोनू कहीं लाओ पेट्रोल छिड़क दे। तो बाबूजी हम फिर ये सब तीनों लोग पहुँच के उधर रहते खोखा लोग तीन जाए सड़क पर। इसके बाद में है बाबूजी हम दाव पाए, तब हम भाग गए। नहीं क्यों मारा पीटा? इसीलिए ऑटो नहीं मारे, कहीं ऑटो तुम सोने के दिया। तो बाबूजी बक्सा खुला ना है तो हम कैसे बताए दी सोने के दिन कह के दिन कि ये तो मतदान है। उनको वोट नहीं दिया? हाँ बाबूजी ये तो मतदान है, आप ही नहीं जानते हो हम किसका दिए हैं। तो इसीलिए हम पर सब लोग आए, लमसम 35-40 आदमी। श्रावस्ती में 15 अप्रैल को प्रथम चरण को हुए मतदान की मतगणना कल 2 मई को होनी है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। और जहां एक तरफ कोरोना काल है, दूसरी तरफ मतगणना, तो वहीं कोरोना काल को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से मतगणना स्थलों को 7 लेयर में बांट दिया गया है। इससे कोविड नियमों का पालन भी हो पाएगा। वहीं जनपद के 5 ब्लॉकों पर मतगणना स्थल बनाया गया है, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ कोविड गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। मतगणना केंद्र के बाहर न्याय पंचायत वार जो है टेबल लगाई जा रही है, जिसमें कि जो मतदान अभिकर्ता एजेंट या जो प्रत्याशी उनके नाम की सूची होगी और जो रोस्टर वार जो न्याय पंचायत में गणना होगी उसके हिसाब से ही जो है प्रत्याशी और उसके एजेंटों को अभिकर्ताओं को जो है उनको चेक करके SpO2 लेवल 94 से ऊपर और फिर तापमान जो है 98.6 उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो वो जब ओके हो जाएंगे मेडिकली, जैसे 94 और 98.6 के उसमें आ जाते हैं, तो उनको ओके पर्ची दी जाएगी और फिर उनको गेट से प्रवेश दिया जाएगा। तो इससे हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि जो इसमें कम से कम लोग जो है कोविड से जो है प्रभावित हो। वहीं पीलीभीत में एसपी ने नवीन मंडी स्थल में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया है। साथ ही क्षेत्राधिकारी नगर और प्रभारी निरीक्षक सुनगढ़ी को मतगणना वाले दिन कड़े पुलिस प्रबंध के निर्देश दिए हैं। बता दें कि त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव के बाद से ही मतपेटिकाओं को नवीन मंडी स्थल पीलीभीत में स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। एसपी ने सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को सतर्कता से ड्यूटी करने के निर्देश दिए।
वहीं गाजियाबाद के मोदी नगर स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड टेस्ट कराने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की यहां पर धज्जियां भी उड़ाई गई, जिसकी तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि गाजियाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कोरोना की जांच के लिए देखिए किस तरह से भीड़ उमड़ी। कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई लाइन नहीं बनवाई गई और कोरोना की जांच कराने के लिए आए थे। इनमें से तमाम ऐसे लोग रहे होंगे जो संक्रमित रहे होंगे और कुछ ऐसे भी रहे होंगे जो कि पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, लेकिन अब यहां पर संक्रमितों की चपेट में आने के बाद वो भी पॉजिटिव होकर घर पहुंचे होंगे। हरदोई में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहा है। जिले में 350 नए संक्रमित मिले हैं और वहीं अब एक्टिव मरीजों की संख्या 3147 हो चुकी है। वहीं जिले में अब तक 11,195 लोग संक्रमित हो चुके हैं। तो दूसरी ओर इस महामारी से पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि अब तक 174 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं और बढ़ते संक्रमण के चलते रिकवरी रेट लगातार घट रहा है। इस समय रिकवरी रेट घटकर 72.60% रह गया है। बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन भी लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन का काम कराया जा रहा है। फर्रुखाबाद में प्रधान प्रत्याशी पति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने यहां पर हत्या की आशंका भी जताई है। दरअसल प्रधान पद की प्रत्याशी रेखा देवी के पति रविंद्र कुमार देर रात गांव में ही किसी एक व्यक्ति के घर में बैठे हुए थे। वहां से घर वापस आए और आते ही उनकी तबीयत खराब हो जाती है। अस्पताल में इसके बाद उनको भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की जांच पड़ताल कर रही है। खबर औरैया से है, जहां अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल में एक महिला इलाज के लिए जमीन पर पड़ी हुई तड़पती रही, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने महिला की कोई सुध नहीं ली। वहीं इस मामले पर डीएम ने संज्ञान लिया है और अस्पताल प्रशासन से जवाब तलब किया है। रामपुर में एक सिरफिरा घरेलू कलह के चलते अपनी 4 साल की मासूम बच्ची को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। घटना की सूचना पाकर अधिकारी मौके पर तुरंत पहुंचे और उन्होंने उसकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। इसके बाद सिरफिरा बच्चे के साथ जमीन पर उतर आया, तब जाकर अधिकारियों ने राहत की सांस ली। युवक का कहना है कि पत्नी के साथ उसका लगातार झगड़ा चल रहा है। पत्नी का किसी और से प्रेम प्रसंग है, जिसके चलते घर में कलह रहने लगी है। वहीं इस मामले में पुलिस ने युवक को बच्ची की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के मामले में गिरफ्तार किया है। तो वहीं उसकी पत्नी और प्रेमी को भी हिरासत में लिया गया है। यूपी प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।